हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीएपीयू शर्वानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं आईटीआर 1 आप कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। हमने बहुत ही जल्दी ये वीडियो बनाने का ट्राई किया हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने लेटेस्ट में आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 का एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी एक्टिवेट किया है कि आप उसके थ्रू आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अभी तक ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अगर किसी को भी कोई पर्पज से उनको आईटीआर फाइल करना है एंड उनके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हैं तो वो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू ये प्रोसेस फॉलो करके जो आज हम कवर करने वाले हैं उसके थ्रू वो आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईटीआर 1 जो एप्लीकेबल होता है सैलरी क्लास को, सिंपल आईटीआर 1 जो एप्लीकेबल होता है सैलरी क्लास को, जिनकी और कोई अदर इनकम नहीं रहती है या जिनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है अप टू वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज इनकम है, उनको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। तो वो प्रोसेस हम कवर करने वाले हैं। अगर आपका कुछ भी कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है या कुछ और भी ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए आईटीआर 2 एंड 3 एप्लीकेबल होगा रिस्पेक्टिवली, तो वो अभी तक फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए हैं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं प्रोसेस पे। आईटीआर 1 आप कैसे फाइल कर सकते हैं एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी जो लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाना है incometax.gov.in पे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड्स का, तो आपको डाउनलोड्स में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असेसमेंट 23-24 का आईटीआर 1 यूटिलिटी एक्सेल बेस यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड करने का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपका डाउनलोड होगा डाउनलोड फोल्डर में। आप डाउनलोड फोल्डर पे चले जाइए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप फाइल एक आई है डाउनलोड होके, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा आईटीआर 1 का, जिसके अंदर एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी रहेगा एक, जिसको आपको पूरा फिल करना है। तो हम ये ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनेबल एडिटिंग करना है यहाँ पे, ताकि कोई भी मैक्रोज का इशू नहीं हो आखिरी में जब आप जेसन फाइल जनरेट करते हैं तब। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉक किया हुआ है माइक्रोज को, ओके, फ्रॉम रनिंग दिस सोर्स। ओके, तो यहाँ पे आप पूरे फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। इसको आप पहले क्लोज कर दीजिए। इसको राइट साइड पे क्लिक करके आपको इसको प्रॉपर्टीज में जाना है एंड प्रॉपर्टीज में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा अनब्लॉक का। आप इसको अनब्लॉक पे अप्लाई करके ओके कर दीजिए। ओके, अब आप इसको फाइल को ओपन करेंगे तो आपको सिक्योरिटी वार्निंग नहीं आएगा। प्रॉपर्ली आप इजीली पूरा एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एनेबल एडिटिंग का ऑप्शन है, हम सबसे पहले एनेबल एडिटिंग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपके पास जो भी बेसिक डिटेल है, इनकम डिटेल जो फर्स्ट टैब है, यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको सबसे पहले इंसर्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मैन्युअली फिल कीजिए पूरा एक एक वन बाय स्टेप, या एक सेकेंड ऑप्शन है जिसमें आपको एक जेसन फाइल डाउनलोड करना पड़ता है इनकम टैक्स की साइट से, जिसको आपको प्री फिल करना पड़ेगा ताकि आपका ये पूरा डेटा ऑटो पॉपुलेटेड आ जाए। ठीक है, तो हम सेकेंड मेथड से कवर करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको जाना है इनकम टैक्स की साइट पे, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है आपका पैन नंबर एंड देन आपका जो भी पासवर्ड रहेगा वो। तो पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा एंड आपका ये इनकम टैक्स का डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे जाना है। ओके, देन आपको ये प्रीफिल डेटा कौन से असेसमेंट ईयर के लिए डाउनलोड करना है आपको वो सिलेक्ट करना है एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये आपका एक जेसन फाइल जो रहेगा ये आपका डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा। ओके, तो हम अभी वापस एक्सेल फाइल में जाएंगे। यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल का एक ऑप्शन रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको जो जेसन फाइल हमने जस्ट अभी डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, मतलब सिलेक्ट करना है आपको। एंड वो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका पूरा बेसिक डिटेल जो आप मैन्युअली इंसर्ट करने वाले थे वो आपका पूरा प्रीफिल होके आ जाएगा। आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, कुछ 20-30 सेकेंड ये पूरा लोडिंग होने में टाइम लगता है। तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपका कुछ भी डिटेल्स भी रहेगा या सेल्फ टैक्स असेसमेंट भी डिटेल रहेगा वो आपका पूरा वो कैच कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा लोडिंग खत्म हो गया। डेट मीन्स कि हमारा पूरा प्रीफिल्ड डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कौन सा डेटा अभी तक उन्होंने मतलब अनटिक है या अनफिल्ड है, हम वो अभी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो अनफिल्ड डेटा रहेगा सबसे पहले में डिटेल रहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो आपका जो भी कैटेगरी होता है आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पेंशन या पीएसयू। ओके, अगर आपका प्राइवेट जॉब है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए आपको अदर सिलेक्ट करना है। ओके, एंड अगर आपका कोई भी सैलरी इनकम नहीं है एंड अगर आपका सिर्फ अदर सोर्सेज का इंटरेस्ट इनकम है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप पे वो पूछ रहे हैं कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, तो न्यू रिजीम में हम नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, एंड न्यू रिजीम के जो भी बेनिफिट्स आए हैं, गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट में बजट में डिक्लेयर किए थे कि आपको 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो आगे के साल के लिए, वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, दैट मीन असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो उसमें प्लीज आप कंफ्यूज होके आपका रिजीम गलत मत सिलेक्ट कीजिए। ओके, हम उसके नीचे जाएंगे। अगर आप 7 प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) के अंडर में आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जिसमें कुछ कंडीशंस है कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख के ऊपर है या आपने फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया 2 लाख के ऊपर, तो आपको उस कंडीशन में भी आपको आईटीआर फाइल कंपलसरी है, इनरिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम कितनी भी हो। ओके, तो हम वो प्रोविजन के अंडर में हम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, हम और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप मैन्युअली डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, आपने प्रीफिल्ड वाला ऑप्शन नहीं चूज किया, तो आपको मैन्युअली यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इंसर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे वो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। देन हमें सिलेक्ट करना है कि हम कौन से सेक्शन के में हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो हमारा सेक्शन रहेगा 139(1). ओके, कि हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ओरिजिनल रिटर्न का सेक्शन है 139(1), और अभी तक हमने रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं किया, अभी तक हम बिलेटेड रिटर्न पे अभी तक गए नहीं, क्योंकि हमारी ड्यू डेट अभी भी क्लोज नहीं हुई है। ड्यू डेट अभी तक गवर्नमेंट के हिसाब से 31 जुलाई है नॉन ऑडिट के केस में, तो आप प्लीज उसके पहले रिटर्न फाइल कर लीजिए, जैसे भी आपका टाइम मैनेज होता है। ओके, तो अभी हम नीचे जाते हैं। हम नीचे जाने के बाद आपके पास आपका इनकम डिटेल्स का टैब शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको आपका इनकम डिटेल्स इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सैलरी इनकम आपको इंसर्ट करना है। तो सैलरी इनकम के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपका एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 शेयर किया है, तो आपको फॉर्म 16 के हिसाब से ही आपको सैलरी डिटेल इंसर्ट करनी है यहाँ पे। ओके, अगर आपके एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 नहीं देते हैं, तो आपका बेस रहेगा आपका सैलरी स्लिप एंड आपका बैंक स्टेटमेंट जो आपकी सैलरी है। तो सबसे पहले आपको वो पूरा कैलकुलेट करके आपको ग्रॉस सैलरी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैं आपको सैंपल के लिए यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो है 6 लाख रुपीज। हमें 6 लाख का हमको सैलरी मिला हुआ है, हम ऐसा मेंशन कर रहे हैं। बट अगर आपको फॉर्म 16 मिला हुआ है, तो प्लीज आप उस डाटा को चेक कीजिए एंड उसके हिसाब से ही डिटेल यहाँ पे फिल कीजिए। अगर आपको कोई भी परक्विजिट दिया है एम्प्लॉय ने, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे सेकंड कॉलम में मेंशन करना है। एंड अगर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको ये कंट्री से मिला हुआ है, तो आपका डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। आई थिंक ये न्यू अपडेटेड है, जो पहले नहीं आता था। ओके, तो हम यहाँ पे स्किप करेंगे क्योंकि हमको एप्लीकेबल नहीं है। ओके, देन आपको नीचे जाना है अलाउंसेस में। अगर आप कुछ भी एचआरए क्लेम करना चाहते हैं, आप आपका एलटीए क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। आपको एलटीए क्लेम करना है, आपको कुछ भी जो भी अलाउंसेस आपको रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल है, वो आपको यहाँ पे क्लेम करना है। तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव सेक्शन सिलेक्ट करना है। ओके, एंड उसके सामने आपको अमाउंट मेंशन करना है। मैं एक एग्जांपल से आपको एचआरए का यहाँ पे शो कर देता हूँ। एचआरए का सेक्शन है सेक्शन 10(13)(a). ओके, अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ हाउस रेंट। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ 80,000 का हमने एचआरए क्लेम किया हुआ है। ओके, तो हम 80,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, देन हम और नीचे जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटो कैलकुलेट किया हुआ है। एंड अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। हमारा 2,500 डिडक्ट हुआ, तो वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। एंड अगर आपका फॉर्म 16 है, तो आपको 1 to 1 डायरेक्टली आपको कॉलम बाय कॉलम आपको अमाउंट सैलरी का यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपके 2 एम्प्लॉयर है, तो आपको टोटल बेसिस पे दोनों एम्प्लॉयर का टोटल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, देन आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएंगे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपकी रेंट लेट आउट है, तो आपको यहाँ पे लेट आउट ऑप्शन चूज करना है। एंड अगर आपका डीम लेट आउट है, तो डीम लेट आउट आपको चूज करना है। तो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, ठीक है। एचआरए एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड आप दोनों क्लेम नहीं कर सकते हो एक साथ, उसके कुछ वेरियस कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो अगर आप भी दोनों क्लेम कर रहे हो, तो प्लीज आप अगर उसमें ऑल होते हो क्लेम करने के लिए, आप तभी उसको क्लेम कीजिए। ओके, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हमारे पास प्रॉपर्टी है, या अगर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन क्लेम करना है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करना है।
देन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल जो अप टू 2 लाख रुपीज डिडक्शन आपको मिलता है, आप यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 2 लाख रुपीज का। ठीक है, तो हमारे केस में नहीं है, अगर आपके केस में तो आप यहाँ पे ऐसा शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे 0 मेंशन कर रहे हैं। ओके, देन हम नीचे जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपको इन कुछ भी कैटेगरी से आपको अमाउंट मिला हुआ है जो अदर सोर्सेज में फॉल होता है, तो आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव सिलेक्ट करके आपको वो अमाउंट मेंशन करना है। तो हमारा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है अराउंड 4000 का, तो हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, आपका फिक्स डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट मिला है, तो आपको सेकंड टैब ओपन सिलेक्ट करना है एंड इंटरेस्ट अमाउंट आपको मेंशन करना है। ओके ओके, तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम अदर कंट्रीज, अगर आपके इसमें फॉल होता है तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल मेंशन करना पड़ेगा एंड उसका ब्रेकअप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पे। एंड अगर आपको डिविडेंड मिला हुआ है कोई कंपनी से, तो आपको उसका ब्रेकअप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कौन सी डेट पे कितना ब्रेकअप मिला हुआ है, कौन से पीरियड के अंदर में वो फॉल होता है। ओके, तो हमें इनकम, डिविडेंड इनकम हमें मिली हुई है सेकेंड क्वार्टर के मतलब फॉल में 16/6 to 15/9 में, जिसका अमाउंट है 1500, तो हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आप उसको सही कैटेगराइज में ही आपका डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी मेजरली डिटेल्स अवेलेबल है AIS के थ्रू, उनके पास डेट वाइज ईच एंड एवरी डिटेल अवेलेबल रहती है, तो प्लीज इसमें मिस्टेक मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमने ऊपर हमने पूरी इनकम डिटेल इंसर्ट कर दी है। अभी हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 5,53,000 का। ओके, अब हम जाएंगे डिडक्शन के पार्ट पे। तो डिडक्शन में ईच एंड एवरी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको कैटेगरी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बट अगर आपको कैटेगरी ऑलरेडी पता रहेगी कि 80C में क्या आता है। 80C में अगर आप LIC पे कर रहे हैं तो वो अमाउंट आएगा, या फिर आप बच्चों का ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, या आप होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं तो वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। ओके, आपका PF डिडक्ट हुआ है एम्प्लॉय के थ्रू तो वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। ओके, तो जो भी आपका डिडक्शन क्लेम रहेगा, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट रहेंगे, उसका 80C में आप डिडक्शन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक 20,000 आपको बताने के लिए अमाउंट इंसर्ट कर रहा हूँ। हम 20,000 का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं जो हमारा PF डिडक्ट हुआ है। ओके, 80C में आप पेंशन फंड का, 80CCC में आप पेंशन फंड का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है आपका एम्प्लॉय, तो आप कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम है तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ईच एंड कैटेगरी यहाँ पे पूरा सेल्फ डिफाइंड है। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको उसमें प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि आप कौन से सेक्शन में क्या क्लेम कर सकते हैं। ओके, अगर आपका 80D अगर आप क्लेम कर रहे हैं कुछ भी तो उसका अलग से सेक्शन है, पर 80D क्लेम कर रहे हैं तो उसको आपको यही अमाउंट मेंशन करना है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है या सेवर डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी क्लेम करना है तो आप यहाँ पे डिटेल मेंशन कीजिए, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या अगर आपका 2 लाख का लिमिट एग्जॉस्ट होता है, अगर आप 80EE में कैटेगरीज जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की है वो आप फॉलो करते हैं तो आप 80EE का भी क्लेम डिडक्शन ले सकते हैं। तो जो हमने 4,000 इंटरेस्ट अमाउंट मेंशन किया था इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, उसका डिडक्शन मिलता है 80TTA में, तो हम उसको अप टू 10,000 का, तो हमारा 4,000 है तो हम 4,000 यहाँ पे फुल्ली क्लेम कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा और कोई भी डिडक्शन नहीं है, आप रिस्पेक्टिव आपका जो भी डिडक्शन रहेगा आप उसको क्लेम कर सकते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो हमने डिडक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर आपकी कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम का अलग से कैटेगरी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे पूरे क्लॉज मेंशन किए हुए हैं, आपकी कौन सी एग्जाम कैटेगरी है यहाँ पे सिलेक्ट करके आप डिटेल मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपका एग्जाम्प्ट इनकम है एंड आपका एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट इनकम है तो अप टू 5,000 अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई भी और कैटेगरी है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके आपका जो भी एग्जाम्प्ट इनकम है आप उसका डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसका अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। पर अगर आपका 5,000 के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे केस में एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं रहता है, पर अगर आपका है तो आप डिटेल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम और नीचे जाएंगे। अभी यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हुआ है क्योंकि हमने पूरा डिटेल अभी तक फिल नहीं किया है, तो आप उसका प्रोसेस हम नेक्स्ट स्टेप में कवर करेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो रिलेवेंट टैब्स हैं हम वो फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे TDS के टैब पे। तो TDS के टैब में आपको यहाँ पे डिटेल इंसर्ट करना है। अगर आपका एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिडक्ट किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, हमारे केस में एम्प्लॉयर ने कोई TDS डिडक्ट नहीं किया है, बट अगर आपका कुछ भी अमाउंट रहेगा
तो आपका प्रीफिल डेटा अगर आप जब आप करते हैं तो आपका यहाँ पे डिटेल कैप्चर हो जाता है। अगर इन केस आपका नहीं हुआ है तो आपको मैनुअली यहाँ पे डिटेल डालना है। अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है या टीडीएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है, उसका प्रूफ है, आपका 26 एएस में डिटेल मैच मतलब शो हो रहा है टीडीएस का, तो आप यहाँ पे डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका सैलरी के केस के अगेंस्ट मतलब अलावा अगर आपका कुछ भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। टैन नंबर, नेम ऑफ डिडक्टर, उसका ग्रॉस रिसिप्ट एंड ईयर ऑफ डिडक्शन एंड टैक्स डिडक्शन, एंड आप उसका कितना क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं इस साल में, आपको उसका पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको उसका डिटेल यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। आप 26 एएस से आप डिटेल कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया उन्होंने अपना टीडीएस रिटर्न फाइल किया तो आपका 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर आपका कुछ भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स या आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। डिटेल एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान एंड टैक्स पेड, ये हम कवर करेंगे एक नेक्स्ट स्टेप पे। हम इसका प्रोसेस में आपको बता दूंगा आगे। अगर आपको कुछ भी टीसीएस है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारा टीसीएस नहीं है, बहुत ही कम केस में टीसीएस होता है, तो यहाँ पे हमारा नहीं है, तो हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे रहेगा टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पेड। ओके, तो यहाँ पे आपका एक बैंक अकाउंट आना कंपलसरी है ये वाले टैब पे। ओके, जो डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट है, एंड एक बैंक अकाउंट रिफंड के लिए सिलेक्ट करना कंपलसरी है। इवन आपका रिफंड नहीं भी हो बट आपको एक बैंक अकाउंट यहाँ पे डिटेल मेंशन करके उसको सिलेक्ट फॉर रिफंड करके आपको मेंशन करना ही है। एंड नेक्स्ट टाइम आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन टैब रहेगा, ये ऑटोफिल हो जाएगा अगर आपने प्री फिल किया हुआ है तो। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप बेसिक सा डिटेल है कि आप खुद का नाम, फादर का नाम एंड प्लेस एंड क्या कैपेसिटी में आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, यहाँ पे डेट ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगी एंड पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। प्लेस यहाँ पे ऑलरेडी नहीं आ रहा है तो हम प्लेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, एंड हम टीआरपी के अगेंस्ट में हम फाइल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी डिटेल मेंशन नहीं करेंगे। देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो रहेगा 80D का। 80D अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं सेल्फ या स्पाउस का, फैमिली मेंबर का या पेरेंट्स का, तो उसका डिडक्शन आप 80D में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है एंड उसके अगेंस्ट में आपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है तो उसका भी क्लेम आप 80D में कर सकते हैं। ओके, तो हमारे केस में कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नो करेंगे। ठीक है, देन हम जाएंगे 80G पे। हमने नो ऐसे किया कि हमारे सीनियर सिटीजन नहीं है, हमने ऐसा क्लेम किया हुआ है। ओके, हमारे पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको क्लेम करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हम सीनियर सिटीजन नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन नहीं है, स्पाउस या जो भी है आपके। ठीक है, एंड आप उसका डिटेल यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ये बाइफर्केशन देना इसलिए कंपलसरी क्योंकि अगर आपके कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसका डिडक्शन आपका हायर लिमिट में अवेलेबल हो जाता है। और हम जाएंगे 80G में। 80G आपका अगर आपने कोई भी एलिजिबल डोनेशन किया रहेगा तो आपको रिसिप्ट अपने बैंक के थ्रू करना चाहिए एंड आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए एंड रिसिप्ट में मेंशन होता है कि आप कौन से सेक्शन के इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो आपने अगर कोई भी टाइप का डोनेशन किया हुआ है तो आप उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और आप उसका क्लेम कर सकते हैं। या तो वो 50% की कैटेगरी में रहेगा या तो वो 100% की कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, एंड 80GGA ये बहुत ही कम एप्लीकेबल होता है लोगों को कि डिटेल ऑफ डोनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट। अगर आपका ये केस है तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपको वापस आना है इनकम टैक्स पे। ओके, एंड आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। अगर आपका कुछ भी एरर रहेगा तो वो यहाँ पे शो कर देगा। ओके, कि आपने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया है यहाँ पे, तो हमें एरर दिया है। हमने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया था ऑलरेडी बट ठीक है फिर भी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट टैक्स पे फिर से क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी एरर रहेगा तो आप उसको सॉर्ट कीजिए। तो हम अगेन अगर कुछ भी एरर हो गया आया होगा आपको तो उसको सॉर्ट करने के बाद आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका कैलकुलेट टैक्स हो चुका है। अभी कुछ भी उन्होंने एरर नहीं दिया है तो आप नीचे जाएंगे इनकम डिटेल्स पे।
तो आपको यहाँ पे डिटेल शो होगा कि आपका टैक्स अमाउंट कितना है 18,000, उस पे एजुकेशन सेस कितना है, टोटल टैक्स कितना आया हुआ है। ओके, एंड अगर आपने एडवांस टैक्स एंड पे नहीं किया है एंड आपका कोई भी डिटेल डिडक्ट नहीं हुआ है और आपका लायबिलिटी 10,000 के ऊपर है, तो आपके केस में इंटरेस्ट एलिजिबल होता है कि आप इंटरेस्ट पे करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट को। ओके, तो वो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे डिटेल आ रहा है 20177 का, ये हमें पे करना है गवर्नमेंट को, उसके बाद ही हम ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हम एक बार आएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन के टैब पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल पेबल अमाउंट आ रहा है 20180 का। ओके, यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन है, बट ये आपको रीडायरेक्ट करेंगे ओल्ड वेबसाइट पे, तो आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। आपको सिंपली जाना है इनकम टैक्स की साइट पे, जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था आपका प्रीफिल का डेटा। ओके, आपको ई फाइल में जाना है, आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा टैक्सेशन का पूरा जो भी आपने चालान पेमेंट की रहेंगे इन केस आपको पूरा डिटेल यहाँ पे शो होगा। तो हम न्यू पेमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पूरा पेमेंट के साथ पूरा प्रोसेस कवर करना सिखाऊंगा। ओके, तो आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। ओके, देन आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है आपका 23-24। ओके, एंड देन आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पे ब्रेकअप आ जाएगा, आपका जो भी टैक्स पेबल अमाउंट आ रहा था पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 20180 अमाउंट हमारा था, एक बार हम रीचेक कर लेंगे 20180, हमने 20180 हमने यहाँ पे डिटेल मेंशन कर दिया है टैक्स अमाउंट में। ओके, हमने और भी यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं दिया है एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे, आप कैसे पे करना चाहते हैं। हम नेट बैंकिंग के थ्रू पे करेंगे, हमारा बैंक है HDFC, तो हम यहाँ पे HDFC सिलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आपका ये समरी आ जाएगा, पूरा चालान का समरी आ जाएगा विद बैंक डिटेल, आप किससे पे करने वाले हो। ओके, एंड नीचे आप अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पे नाउ का, तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है एंड जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का पॉपअप आएगा, जिसको आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे जाना है। जैसे आप सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे आपको ये रीडायरेक्ट करेगा बैंकिंग की साइट पे, जिसको आपको सिंपली लॉगिन करके, हम रिटेल यूजर है, रिटेल यूजर सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करके आपको उसका चालान का पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको ओटीपी आएगा, नेट बैंकिंग ओटीपी आएगा पेमेंट के लिए, आपको कंप्लीट करना है। ओके, जैसे आप कंप्लीट करेंगे आपको वो रीडायरेक्ट करेगा इनकम टैक्स की साइट पे, आपको वो चालान डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। तो मैं डायरेक्टली अभी आपको चालान पे लेके जाता हूँ। ओके, तो ये एक चालान है, ये मैंने आपको एक सैंपल चालान यहाँ पे शो किया है। तो ये इस टाइप का आपका कुछ चालान रहेगा जिसमें फाइनेंशियल ईयर रहेगा 22-23, इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपका अमाउंट, ओके, एंड आपका जो भी नेट बैंकिंग है वो, एंड नीचे डिटेल्स रहेगा BSR कोड, चालान नंबर एंड आपका डेट जब भी आपने पे किया रहेगा। ओके, तो ये डिटेल आपको इंसर्ट करनी है आपको एक्सेल यूटिलिटी में। तो वापस एक्सेल यूटिलिटी में जाएंगे, आपको कॉलम पे जाना है, TDS के कॉलम पे जाना है। ओके, यहाँ पे हमने लास्ट में देखा था एक कॉलम है जिसमें डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको BSR कोड डालना है, देन आपको डेट इंसर्ट करनी है, हम डेट इंसर्ट कर देंगे आज की। ये मैं सिर्फ आपको डमी डिटेल इंसर्ट करके बता रहा हूँ। ओके, ये एक्चुअल हमने पेमेंट कंप्लीट नहीं किया है। ओके, अगर आपका पेमेंट जब चालान आ जाएगा उसके बाद आपको चालान का डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर आपको मेंशन करना है, तो एक सीरियल नंबर में मेंशन कर दूंगा। ओके, देन अमाउंट आपको मेंशन करना है जितना आपका अमाउंट रहेगा चालान का। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे चालान डिटेल अपडेट करेंगे आप टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पे जाएंगे, सॉरी इनकम डिटेल्स पे जाएंगे। ठीक है, आपको अगेन क्लिक करना है कैलकुलेट टैक्स पे। ओके, तो आपने अगेन क्लिक किया कैलकुलेट टैक्स पे, तो आपका टैक्स अमाउंट तो उतना ही रहेगा, आपका टैक्स अमाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, आपको जितना पे करना था उतना पे करना था। ओके, आप टैक्स से पेड एंड वेरिफिकेशन टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आप 20,180 का पे कर चुके हैं एंड आपकी लायबिलिटी थी 20,180 की, तो आपको जो नेट पेबल अमाउंट रहेगा वो 0 हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे तो कर देते हैं बट उसका डिटेल चालान डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं, जो TDS की कॉलम में लास्ट में हमने अपडेट किया था एंड उनको बाद में नोटिस आती है कि आपने फुल पेमेंट नहीं किया।
क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता है कि आपने ये चालान किस पर्पज के लिए पे किया है। तो आपको वो चालान का डिटेल यहाँ पे इनकम टैक्स में मेंशन करना है, उसको कंज्यूम करने के लिए, इनकम टैक्स को बताने के लिए कि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कौन सा असेसमेंट टैक्स का एंड कैसे पे किया है, क्यों पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट पेबल जैसे जीरो हो जाएगा हम इसको फाइल कर सकते हैं। ओके, तो आपको वापस इनकम डिटेल्स में आना है। आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन रहेगा जनरेट जेसन का। ओके, तो आपको जनरेट जेसन पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट जेसन पे क्लिक करेंगे दो पॉपअप आएंगे, आप उसको एग्री कीजिए एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा सेव जेसन फाइल का। ठीक है, तो आपको उसको सेव पे क्लिक करना है। तो सेव जेसन पे क्लिक करने के बाद आपका एक जेसन फाइल सेव हो जाएगा। कुछ टाइम लोड करने के बाद आपका एक जेसन फाइल सेव हो जाएगा, जहाँ पे भी आपका एक्सेल यूटिलिटी, आपका फोल्डर जहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी हमने ओपन किया था, जो फोल्डर में हमने ओपन किया था उस फोल्डर में एक जेसन फाइल सेव हो जाएगा। हम डायरेक्टली हम उस फोल्डर में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे सिर्फ एक्सेल फाइल था, अब यहाँ पे एक जेसन फाइल हो चुका है जो हमने पूरा डाटा फिल किया है ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू। वो डिटेल अब इस जेसन फाइल के अंदर है। आपको ये जेसन फाइल अपलोड करना है इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ठीक है, उसके लिए हम वापस जाएंगे इनकम टैक्स की साइट पे। हम लॉग इन कर देंगे अपने प्रोफाइल से। ओके, तो लॉगिन करने के बाद आपको वापस जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न, एंड आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जो लेटेस्ट असेसमेंट है 23-24 का। ओके, आपको आपका टाइप सिलेक्ट करना है। हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ओरिजिनल रिटर्न। आप पॉलिटिकल पार्टी या ऑडिट की केस में आते हो तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। ओके, देन आपको आपका आईटीआर टाइप सिलेक्ट करना है, तो आईटीआर टाइप आपका है आईटीआर 1। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जेसन फाइल अपलोड करने के लिए। तो हम जेसन फाइल यहाँ पे अटैच कर लेंगे जिस फोल्डर में हमने सेव किया था। ओके, तो हमारा ये जेसन फाइल हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी अगर अपलोडिंग में भी कुछ एरर रहेगा तो आपको यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। एंड अगर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे, वेरीफाई नाउ, यू कैन सबमिट ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई बाय आईटीआर 5। ओके, तो यहाँ पे आपके पास तीनों ऑप्शन है। मैं यहाँ पे अपलोडिंग प्रोसेस कवर नहीं कर रहा हूँ, बट आप इंस्टेंटली ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए। ओके, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि बैंक अकाउंट के थ्रू या आप आधार ओटीपी के थ्रू उसको आप वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं। आपको सिंपली ओटीपी जनरेट करना है एंड आपको उसको आईटीआर को सबमिट करना है। ओके, तो हमने ये प्रोसेस पूरा कवर किया है। आईटीआर 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 आप कैसे फाइल कर सकते हैं ऑफलाइन मेथड के थ्रू, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑफलाइन मेथड्स ही आए हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। एंड जैसे ही गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी रिटर्न फाइलिंग का एंड लोगों को फॉर्म 16 आना शुरू हो जाएंगे, तो हम एक ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर भी हम सेपरेटली वीडियो कवर करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी प्रोसेस होता है। आप डायरेक्टली 1-to-1 नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आपको एक्सेल यूटिलिटी में आपको डिटेल थोड़ा मिस हो जाती है फिल करने के लिए या कुछ मिस हो जाता है, बट आपको ऑनलाइन प्रोसेस में वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो जैसे ही ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा हम वो भी कवर करेंगे। हम इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाले हैं जिसमें हम आईटीआर 4 का डिटेल हम कवर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। इसमें आप कुछ भी क्वेरी रहे तो प्लीज मेंशन कीजिए। एंड अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है या न्यू व्यूअर है हमारे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।